नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूजीलैंड में आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत हैं जिनका सम्मान हर कोई करता है। हर नेता पार्टी लाइन से ऊपर उठकर अटल के रुतबे को मानता है। गठबंधन के महारथी और शानदार कवि को हर कोई सम्मान दे रहा है। रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। भारत रत्न हासिल करने वाले वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। वाजपेयी को उनके घर पर ही ये सम्मान दिया जाएगा। इस मौके पर वाजपेयी के घर पर कृष्णा मेनन मार्ग में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को मिलेगा देश का सर्वोच्च सम्मान। वाजपेयी को दिया जाएगा भारत रत्न। वाजपेयी के घर होगा सम्मान समारोह। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहेंगे मौजूद। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में हिंदी में भाषण देने वाले नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस वक्त वाजपेयी भारत के विदेश मंत्री थे। हिंदी में भाषण देकर वाजपेयी ने पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। वाजपेयी की सिर्फ यही उपलब्धि नहीं है, उन्होंने तो वो काम किए हैं जिसके बाद हर कोई उनका प्रशंसक बन बैठा। वाजपेयी की शख्सियत ही ऐसी है कि विपक्ष भी उनका मुरीद रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे नेता और प्रधानमंत्री रहे हैं जिनके खिलाफ विपक्ष ने भी कुछ नहीं बोला। वाजपेयी के नेतृत्व की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो एनडीए सरकार के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद के 5 साल बिना किसी समस्या के पूरे किए। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन से सरकार बनाई थी जिसमें 81 मंत्री थे। उन्होंने 24 दलों को इस तरह से संभाला कि कभी किसी दल ने आनाकानी नहीं की। इसी के चलते उन्हें गठबंधन की राजनीति का महारथी माना जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा के लिए चुने गए। वो सबसे लंबे समय तक सांसद रहे। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद वाजपेयी ही सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक होने के साथ साथ एक कवि भी हैं। अपनी कविताओं के लिए भी वाजपेयी जी काफी मशहूर रहे हैं। काव्य रचना के गुण उन्हें विरासत में मिले हैं। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी ग्वालियर रियासत में अपने समय के जाने माने कवि थे। वाजपेयी की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो करिमाई छवि वाजपेयी की रही है वो आज के दौर के किसी भी नेता के पास नहीं है। किसी भी समस्या को वाजपेयी जी आसानी से सुलझा लेते थे। यही वजह है कि आज भी पार्टी लाइन से उठकर सभी सियासी नेता उनका सम्मान करते हैं और ऐसी शख्सियत का सम्मान होना लाजमी भी है। प्रदीप नारायणिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। 27 मार्च 2015 वो ऐतिहासिक दिन
जिस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। खुद प्रणब मुखर्जी उनको सम्मानित करेंगे और तमाम खास मेहमान उस सम्मान समारोह में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी करिश्माई नेता, ओजस्वी वक्ता और प्रखर कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दौर तब था और एक दौर अब है। कहीं ना कहीं बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि एक समय वो था जब नेता बात माना करते थे, एक अच्छे राजनीतिज्ञ बने, हर कोई उनकी बात मान लिया करता था, विरोध इतना देखने को नहीं मिलता था। लेकिन आज की राजनीति में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। चर्चा करेंगे उस दौर की और इस दौर की और इस सर्वोच्च सम्मान की। चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक फिरोज वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जे.आर. शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी फिरोज जी, इस सर्वोच्च सम्मान को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, इस सर्वोच्च सम्मान में सबसे पहले तो हम अटल बिहारी जी को मुबारकबाद देना चाहेंगे कि वाकई में जो उनको सम्मान दिया गया है उसको डिजर्व करते हैं। और मैंने पहले भी एक जगह ये बात कही थी कि ये सम्मान अगर उनको पहले दे दिया जाता तो बहुत अच्छी बात रहती, क्योंकि मैं समझता हूँ देर आयत दुरुस्त आयत। दूसरी बात यह है कि वाजपेयी जी का जो कद है वो इतना ऊंचा है, इतने प्रतिभावान वो व्यक्ति हैं, कवि हैं, एडिटर भी रह चुके हैं और जाहिर सी बात है एक बहुत साफ सुथरी राजनीति उन्होंने अपने दौर में चलाई है। और मैं तो उनका जब से मुरीद हूं जब वो 1977 में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बने थे। तो मैं समझता हूं कि एक अच्छा फैसला है, लेकिन ये अवार्ड उनको पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि वाजपेयी आज की तारीख में एक ऐसी शख्सियत हैं कि इन सब अवार्ड से ऊपर उठ के हैं। उनको अवार्ड देने से कोई ऐसा नहीं है कि उनको बहुत कुछ मिल गया। मैं समझता हूँ वाजपेयी जी ने इस अवार्ड को इज्जत बख्शी है। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, ये सम्मान ऐसा है कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर कोई खुशी मना रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं, वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। देखिए, जैसा आपने कहा कि 24 पार्टियों को एक साथ मिलाकर इतने दिन शासन करना और उस बीच में किसी ने कभी ऐसा कोई विरोध उनका नहीं किया। और 50 साल से वो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और देश के 4 राज्यों को उन्होंने 4 राज्यों से चुनाव लड़े हैं पार्लियामेंट में आने के लिए। और एक इतने बड़े कवि और इतने प्रखर वक्ता इस देश में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिभा वाजपेयी जी से जिनकी हम तुलना कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सम्मान वाजपेयी जी को नहीं, ये सम्मान सारे देश को अपने आप को देने वाली बात है। इतनी बड़ी महान प्रतिभा को, इतने बड़े व्यक्तित्व को हम आज सम्मानित कर रहे हैं। और मैं फिरोज जी से इस बात में सहमत हूँ कि ये सम्मान तो उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये सवाल अक्सर उठ रहा है कि ये सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, और कम से कम देश ने रिकॉग्नाइज किया। और देश आज ये भी कह रहा है कि जो पिछला शासन था, पिछली पार्टी का शासन था, उनको भी ये बातें सोचनी चाहिए थी कि सिर्फ अपने पार्टी के आदमियों को छोड़कर और भी पार्टी में ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका इस देश में बहुत महान कंट्रीब्यूशन रहा है। और इस लिहाज से वाजपेयी जी को जो सम्मान दिया जा रहा है वो बहुत सामयिक भी है, क्योंकि ये अगर और देर होता तो शायद ये बहुत देर हो जाती। जे.आर. शरण जी, अटल बिहारी वाजपेयी सम्मानित नहीं हो रहे, देश सम्मानित हो रहा है इस अवार्ड के साथ। बहुत हद तक ऐसा ही मानूंगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जिस स्थिति में हैं शायद उनको ये भी नहीं पता चल पाएगा कि उनको ये अवार्ड मिल रहा है। और हम भारतीय कितना मैं कहूँगा कि स्लो हैं हम डिसीजन मेकिंग में, कि एक आदमी जब ऑलमोस्ट अपने डेथ बेड पे है, मैं ये सब यूज़ करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए और कोई सब मुझे पर्यायवाची शब्द नहीं मिला, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उनको आप कह रहे हैं कि आप आज शायद बख्श साहब और मैं कहीं और भी बैठे तो हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि शायद आज बोलने की अगर हालत में होते तो अटल बिहारी वाजपेयी शायद भारत रत्न एक्सेप्ट ही नहीं करते। और अगर भारत रत्न उनको दिया जा रहा है तो ये भारत रत्न के लिए सम्मान है। अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान की जरूरत नहीं है कम से कम इस देश में, और आज नहीं, न पहले था, न 77 के पहले, या आज 2014 में या 2050 में। अटल बिहारी वाजपेयी की जो शख्सियत है और जो लोगों में पहचान है उनकी, उसको इसकी ज़रूरत नहीं थी। शायद ये किसी और अच्छे आदमी को या और किसी ज़रूरतमंद को दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। मनोज जी, नहीं, मुझे लगता है कि भारत रत्न देने का फैसला सरकार का
बिल्कुल उचित फैसला है उनको। मुझे भी अटल जी के साथ काम करने का, लगभग उनके संपर्क में रहने का करीब 2 दशक से मौका मिला मुझे। 89 से मैं उनके संपर्क में था। जितना मैंने उनको देखा समझा, असल में वो भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है उसमें रचे बसे ऐसे वो राजनेता हैं, मतलब जिन्होंने मतभेदों को, वैचारिक मतभेदों को एक तरफ रखा, रिश्तों को निभाया, संवाद एक जनता के साथ हो या अपने विरोधियों के साथ हो उसे स्थापित किया। और सबसे बड़ी बात, उनके गले में सरस्वती का वास है। जब वो बोलते थे तो उनके विरोधी भी मुग्ध होकर सुनते थे, उन्हें सुनने आते थे। और देखिए, वाणी की ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज जिस प्रकार का राजनीतिक कल्चर हम लोगों के सामने है, मुझे अटपटा लगता है, फिरोज साहब को और लगता होगा, लल्लन साहब को और लगता होगा, क्योंकि उन्होंने हमसे पहले देखा चीजों को। अटल जी एक ऐसे शख्स हमारे सामने हैं जिनसे सीखा जाता है, उनके जीवन से सीखा जा सकता है कि राजनीतिक रिश्तों को कैसे निभाया जाता है, राजनीति में संवाद कैसे जनता के साथ और अपने विरोधियों के साथ कैसे स्थापित किया जाता है। फिरोज साहब, एक सवाल जया शरण जी ने जो उठाया कि आज स्वस्थ होते अटल बिहारी वाजपेयी जी, बोलने की स्थिति में होते तो सम्मान को स्वीकार नहीं करते। हाँ, मैं समझता हूँ कि जैसे शरण साहब ने फरमाया कि हमने एक बात जो डिस्कस की थी, दूसरी जगह पे डिस्कस की थी। मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा। ये बात गालिबन 1956-57 की है कि मौलाना आज़ाद को किसी ने ये सजेस्ट किया, या मेरे ख्याल से बात आई प्रधानमंत्री की तरफ से, नेहरू जी की तरफ से बात आई कि मौलाना आज़ाद को हम वो देना चाहते हैं, भारत रत्न। तो उस पर मौलाना आज़ाद बहुत ज़ोर से हंसे, कहने लगे कि मैं तो उस कमेटी में हूँ जो भारत रत्न देती है, तो मुझे तो उसकी ज़रूरत है नहीं। तो बिल्कुल सही बात है जी.आर. शरण जी की कि अब मतलब जिस स्थिति में हैं वाजपेयी जी, वो इन तमाम अवार्ड से ऊपर उठ चुके हैं। और अवार्ड उनको अगर दिया जाएगा तो ये अवार्ड की मैं समझता हूँ कि उसी की इज्जत होगी, ना कि अटल बिहारी वाजपेयी की। दूसरी बात यह है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शरण जी, शायद उनको इस बात का आभास भी ना हो, पता भी ना चले उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो देरी करी ही, मैं समझता हूँ भाजपा ने भी देरी करी। और पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर थे पिछले दौर में अटल बिहारी वाजपेयी, कहीं ना कहीं ये बात जरूर वहां या तो निकली थी, अगर मुझे इस बात का सही अंदाजा है, तो बहुत सख्ती से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं बिल्कुल भी, मतलब उन्होंने इसको नकार दिया था। मतलब क्या उन्होंने कहा था, ये बात चली थी कि उनको अवार्ड दिया जाना है, तो बहुत सफाई के साथ उन्होंने कहा था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वो इस तरह के जो लोग हैं इन अवार्ड से बहुत ऊपर उठे हुए, बहुत आगे पहुंचे हुए लोग होते हैं। ठीक है प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, ये सवाल अक्सर उठाए इस बड़े सम्मान को लेकर कि सम्मान की जो अहमियत है वो कम हुई है पहले के मुकाबले। एक उद्देश्य के साथ बना था और शायद उद्देश्य ये था कि जिंदा लोगों को ये सम्मान दिया जाए और जो खुशी खुशी इसको स्वीकार कर सके स्टेज पर जाकर और कुछ कह भी सके। तो सम्मान की जो अहमियत कम हुई है, इसके पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं? और एक सवाल छोटा सा और है, क्या देरी हुई है इसके पीछे वजह? मैं नहीं मानता कि सम्मान की अहमियत कम हुई है। देखिए, फिरोज जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया मौलाना आज़ाद का, कि मौलाना आज़ाद ने कहा था कि मुझे भारत रत्न की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद उस कमेटी में हूँ। ये व्यक्ति का अपनी महानता है जो प्रकट करता है, वो डिज़र्व करता है, लेकिन फिर भी कहता है मुझे सम्मान की आवश्यकता नहीं है, और वो अपने दिल से कहता है इन बातों को। वाजपेयी जी ने भी यही कहा कि मुझे इस तरह किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राष्ट्र का भी एक कर्तव्य होता है कि राष्ट्र को उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए जिनका इस देश के लिए बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है। और इसी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मौलाना आज़ाद को भी भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था उनके बाद, उनके न रहने के बाद। और वाजपेयी जी को भी ऐसे वक्त में दिया जा रहा है कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो रिकग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या अवार्ड दिया जा रहा है, क्या दिया, कुछ भी हो। लेकिन ये देश का कर्तव्य है कि देश उनको सम्मानित करे। जब सरकार ने इस तरह की एक पदवी या इस तरह का एक सम्मान इंस्टीट्यूट किया है, तो ऐसे सारे लोग जो डिज़र्व करते हैं उनको ये सम्मान मिलना चाहिए। और देर हुई इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जो सम्मान दिया जा रहा है वो ठीक दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ अभी बहुत देर भी नहीं है, अभी तो वाजपेयी जी जिंदा ही हैं और ईश्वर करे वो स्वस्थ हो जाएं और इसके आगे वो इन चीज़ों को पहचान भी सकें। लेकिन मैं सरकार की इस फैसले की सराहना करता हूं कि सरकार ने उनको ये सम्मान देने का फैसला किया और सारी देश की जनता ने इसका अनुमोदन किया है। उनके नाम पर कहीं कोई विरोध नहीं हुआ कि वाजपेयी जी को
अगर किसी ने विरोध किया, यही जी। सवाल चुप रहा है कि विरोध नहीं हुआ, जी। कांग्रेस ने भी सम्मान किया, बीजेपी ने सम्मान किया, तमाम जो दल है राजनीतिक उन्होंने सम्मान किया, जी। फिर आखिर इतनी देरी क्यों हो गई? ऐसा व्यक्तित्व है, वो धनी रहे हैं, जी। ये एक मिसाल उन्हें पेश की है, जी। उस हिसाब से तो कांग्रेस को बहुत पहले ही सम्मानित कर देना जी, चाहिए ये तो था, बात चाहे ठीक है। किसी के पास भी मौका रहा हो। जी जी, ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि कांग्रेस ने अधिकांश उन लोगों को ही सम्मानित किया जो उनकी पार्टी के थे या उनकी पार्टी के नेता थे। लेकिन मैं नहीं मानता कि उन्होंने जिसको सम्मानित किया सब ऐसे थे कि जो डिजर्व नहीं करते थे। ऑलमोस्ट सभी ऐसे थे जो डिजर्व करते थे, और ये बहस था, क्योंकि रूलिंग पार्टी थी, उनका अपना बहस था, उन्होंने एक्सप्रेस किया। लेकिन ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि वाजपेयी जी के नाम की चर्चा इसके पहले भी होती रही है, जब कांग्रेस का शासन था तब भी होती रही है, और कांग्रेस ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को बड़ा एक कंसंट्रेट करके जो उनके अपने अपने खास नेता थे उन्हीं को देने की कोशिश की, जो सब डिजर्व करते थे। लेकिन फिर भी उनको एक व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए था, और पार्टियों के भी या और संस्थानों के और देश के और नागरिकों को जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देश के लिए किया है उनको सम्मानित करना चाहिए था। लल्लन जी, वास्तव में सिर्फ ये वाजपेयी जी का अवार्ड नहीं है जी। ये तो तमाम भारतीयों को अवार्ड दिया गया है, जिससे बिल्कुल। तमाम भारतवासी, सिर्फ वाजपेयी जी जी। नहीं, तमाम भारतवासी गौरवान्वित होते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरा देश इससे गौरवान्वित हुआ है। जया शरण जी, इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी कि किस इस सर्वोच्च सम्मान के साथ क्या राजनीति होती आई है? 100% इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि आप आज के तारीख में नेट पे हर चीज अवेलेबल है। इसकी कमेटी आप जरा मुझे खोज के बता दीजिए कि कौन है इनके कमेटी मेंबर्स, इतना गुप्त क्यों? मैं अटल बिहारी वाजपेयी को मिला इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं खिलाफत यह है कि आज तक अटल बिहारी वाजपेयी 44वें आदमी है जिनको भारत रत्न मिला है। इसमें से कम 20 लोग ऐसे हैं जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। ऐसा क्यों भाई? इस देश में बहुत पेशे के लोग हैं। आप देश में किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन उसको जाके नोबेल प्राइज मिलता है, तो ऐसा क्यों? ये राजनीतिक नहीं है तो क्या है? आप उसको पद्मश्री के लायक नहीं समझते, आप उसको पद्म भूषण के लायक नहीं समझते, भारत रत्न तो दूर की बात है, और वो उनको नोबेल प्राइज मिलता है। आप मदर टेरेसा को भी तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब उनको नोबेल प्राइज मिलता है। तो ऐसा क्यों? इसमें अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? आज तक 44 में से केवल 3 सोशल वर्कर को मिला है, केवल 3 एजुकेशनिस्ट को मिला है, 4 फ्रीडम फाइटर्स को मिला है। तो ऐसा क्यों? पॉलिटिकल क्लास ही देश का सारा क्रीम खाए, सारा अवार्ड उसी को मिले, ऐसा क्यों? नहीं, इसमें वैज्ञानिक सीवी रमन, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, कितने हैं? लता मंगेशकर, 50% पॉलिटिशियन और रेस्ट 50 में सब लोग, 4 ऐसे तमाम लोग। सी राजगोपालचारी तो पॉलिटिशियन ही हुए। मैं ये कह रहा हूं कि 50% पॉलिटिशियन और 50% में बाकी सब लोग। नहीं, आप बताइए, जिन लोगों को दिया गया है भारत रत्न में, उनमें कौन सा नाम है जिसको आप ऑब्जेक्ट करते हैं, जो आप समझते हो डिजर्व नहीं करते? किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे पंडित नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, फॉर दैट मैटर। तो जनता ने उनको नहीं चुना था, वो अपने आप आगे उठे। जनता कहाँ अवार्ड देती है? तो कमिटी देती है। तो जनता, लोग जो वहां बैठे हुए हैं, जो लोग जनता से चुन के आए थे, जनता ने जिनके ऊपर अपना विश्वास पैदा किया था, तो आप उनसे बड़े हैं। जनता तो अगर देती तो पहले देती, आप क्या फैसला करेंगे? आज नहीं देती। जिनको आप रिप्रेजेंट, हैंडफुल ऑफ लोग हैं। देखिए, सारा देश जिनको चुन के भेज रहा है, जो देश का शासन चला रहे हैं और जिन्होंने अच्छे काम किए, उन्हीं लोगों को दिया गया, चाहे वो कांग्रेस ने दिया हो, चाहे किसी पार्टी ने दिया। लीडर्स को दिया, भाजपा ने अपने लीडर्स को दिया, यही हुआ ना। ये ऐसा कुछ इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिए। जो रिजर्व करते थे उन लोगों को दिया गया। यह है कि कुछ जो लोग छूट गए हैं उनके बारे में फिर से विचार किया जा सकता है। जया शरण जी, ये जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इसकी कैटेगरी में आप किन लोगों को लाकर खड़ा कर रहे हैं कि किनको दिया जाना चाहिए? अगर इन लोगों को नहीं तो फिर आप एक कृषि प्रधान देश हैं, आपने 67 ईयर्स में एक किसान को आपने दिया है? मुझे बता दीजिए भारत रत्न में एक लिस्ट हो। क्या पॉलिटिशियन डिजर्व करता है? फार्मर्स इस देश के जो अपनी खून पसीना बहा के आपको खाना खिलाते हैं, जिसके चलते हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, उनके आप तो एक बार भी सम्मान करने के लायक नहीं। इस देश का एक किसान इस लायक नहीं है। वैज्ञानिक आप 2 दे रहे हैं, एजुकेशनिस्ट 3 दे रहे हैं। आज भी क्यों मालवीय जी को क्यों अवार्ड दिया जा रहा है? क्योंकि वो बनारस में है, क्योंकि वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मोदी जी का है। इतने दिन से किसी को क्यों नहीं मालवीय जी का याद आया भाई? या आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? या बाकी जो भी शिक्षाविद हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्यों आज मालवीय जी? इशारा आपका राजनीति की ओर है कि राजनीति होती है, 100% लोगों को इसीलिए ये सीक्रेसी मेंटेन होती है। ठीक है। कितने लोग इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए आज तक कहीं आपने पढ़ा? मुझे बता दीजिए। मैं इस बात से ऑब्जेक्ट करता हूं। जैसे मालवीय जी का आपने नाम लिया,
मालवीय जी का यूनिक कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है। ऐसे समय में जब भारत में तकनीकी शिक्षा नहीं थी, वैज्ञानिक शिक्षा नहीं थी, उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की और जहाँ के छात्र आज सारी दुनिया में काम कर रहे हैं। भारत में भी एक से अच्छे पोजीशन पर उनके छात्र हैं। और जो उन्होंने उदाहरण पेश किया, उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने भी ऐसे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की। तो इन लोगों को अगर उस वक्त सम्मान नहीं दिया गया तो इसका मतलब ये कि वो डिजर्व नहीं करते थे। उनको आज दिया जाएगा, ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, सम्मानित तो करना चाहिए हमें। ठीक है, मनोज जी से जवाब लेंगे। मनोज जी, क्या इस अवार्ड के साथ राजनीति होती आई है? नहीं, देखिए, मैं केवल भारत रत्न के साथ राजनीति को नहीं जोड़ूंगा। मेरा मानना तो निजी तौर पे ये है कि चाहे भारत रत्न हो या पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो या इससे ऊपर नोबेल पुरस्कार हो, सब में राजनीति इन्वॉल्व है। अगर राजनीति की बात है, हम केवल भारत रत्न से नहीं कर सकते। क्या जो नोबेल पुरस्कार लेके आ रहे हैं वो कहां से लेके आ रहे हैं, किस मकसद से उनको दिए जा रहे हैं? अगर ये बहस निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर जाएगी। बिल्कुल और सही बात। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि साहब उसको क्यों नहीं मिला। भारत रत्न हो, मिलना चाहिए भाई। जो भी योग्य आदमी हो, जो भी रत्न के लायक जो काम कर रहा, मिलना चाहिए, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी का सवाल है, देखिए, ऐसा शख्स गरीबी से निकला, गरीब परिवार में जन्मा, संघर्ष करता हुआ, थपेड़ों से जूझता हुआ, विपक्ष की राजनीति करता हुआ, इस देश में तो साहब खास परिवारों से निकले हुए लोग महान नेता बने हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक गरीब परिवार से निकला हुआ, जिंदगी भर विपक्ष की राजनीति करता हुआ, कब सत्ता मिली, कब प्रधानमंत्री बने? 96 प्रधानमंत्री बने 13 दिन के, और कैसे ठोकर मारी साहब सत्ता को कि पकड़ो अपनी लुट की कमरिया में चला। कितने नेता हुए ऐसे देश में? मैं अटल बिहारी वाजपेयी को इस दृष्टि से मानता हूं कि उन्हें जो सम्मान मिला वो देर से मिला, लेकिन बहस ये नहीं होनी चाहिए। सम्मान मिला, उचित ये है, और हर उस शख्स को सम्मान मिलना चाहिए जिसने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, अब ये अगर इस पे हम बहस करेंगे साहब कि इसकी परिभाषा क्या है, क्षमता क्या है, इसका बैरोमीटर क्या होना चाहिए, तो फिर एक बड़ी लंबी उस पर बहस शुरू हो जाएगी। इसलिए भारत रत्न जिनको मिले, मेरा मानना निजी रूप से ये है, उसे हम लोग विवाद का विषय ना बनाएं। चलिए ठीक है, और भी सवाल बरकरार हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे राजनीति के दौर की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय का एक दौर था राजनीति का, और एक दौर अब देखने को मिल रहा है। कितना अंतर आया है, चर्चा ब्रेक के बाद। ऐसी रेखाएं खींची हैं जो काल के कपाल पर अमिट रहेंगी, पार्टी तोड़कर, सत्ता के लिए नया गठबंधन करके। अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। भगवान राम ने कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। अटल रत्न की हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 27 मार्च वो ऐतिहासिक दिन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, भारत रत्न उनको दिया जाएगा। मनोज जी, अगर हम राजनीति के दौर की बात करें तो एक दौर अटल बिहारी वाजपेयी के समय था और एक अब है। कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? कितनी उनकी जरूरत आज के समय में नजर आ रही है? अटल जी का जो अभी हम लोग संवाद सुन रहे थे संसद में, उनका जो था कि अगर ऐसी राजनीति करनी पड़ेगी, मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जब केजरीवाल जी पिछली बार विधानसभा चुनाव में 28 सीटें लेके आए थे और जब वो मुख्यमंत्री कांग्रेस के दम पे बने थे, मैंने तब भी एक बात कही थी, जिस नई राजनीति की, जिस आदर्शवाद की वो बात करते हैं केजरीवाल जी, अगर उन्होंने उस दिन ये कहा होता, अगर वो इतने सच्चे थे कि मैं चिमटे से भी कांग्रेस को या बीजेपी को नहीं छूऊंगा, तो शायद मेरे जैसे लोगों की नजरों में या समाज में उनका कद और ऊंचा होता। उन्होंने क्या करा? मुख्यमंत्री बनने के लिए उसी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर रोज गालियां देते घूम रहे थे। आप जनता को धोखा दे सकते हैं कुछ समय के लिए, तो मुझे राजनीति का अंतर यह दिख रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने मतभेद थे वैचारिक, उन मतभेदों से कभी एक तो अपने विरोधों को राजनीतिक रंजिश पे नहीं ले गए। उन्होंने मतभेदों को एक तरफ रखा, रिश्तों को एक तरफ रखा, और उनके बीच एक ऐसी रेखा वो खींचते थे जिससे उनके विरोधी भी उनके कायल होते थे। और आज क्या हो रहा? और सबसे बड़ी वाणी, उनकी भाषा, उनके शब्द विरोधी भी सुनने आ रहे हैं। और अब
कुछ उनकी पार्टी के भी नेता हैं जो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं कि राजनीति में जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। इसलिए अटल जी जैसा नेता मुझे लगता नहीं कि अब, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कोई नहीं है, लेकिन मुझे कमी जरूर खलती है अटल जी की बोली की। फिरोज साहब, अटल जी की कमी खल रही है, राजनीति के दौर की हम बात कर रहे हैं, तब और अब में कितना अंतर? नहीं, मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है, उनकी कमी बहुत खटक रही है, खल भी रही है, जैसा कि मनोज भाई ने कहा। और देखिए क्या फ़र्क है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, नाम लेकर मैं बताना चाहूँगा केजरीवाल जी का। देखिए क्या है, वो ज़बान के तो गाजी हैं, अमल से खाली हैं। और अटल बिहारी जी की खासियत ये थी कि वो ज़बान के भी गाजी थे और अमल से खाली नहीं थे, जो कहते थे वो करते थे, और इसी वजह से आज भी उनकी इज्जत है। ठीक है, और ये जो भारत रत्न को दिया गया है, हालांकि भारत रत्न से बहुत ऊपर है उनका मकाम, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन जैसा नेता अब आज के दौर में होना बहुत मुश्किल है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं एक बात मेरे समझ में ये भी आ रही है कि जिस तरह के प्रधानमंत्री वो अपने 5 वर्ष में रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और 24 पार्टियों को लेके साथ में चले और अपने भी पार्टी को साथ में लेके चले, मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं उसका अभाव आज मोदी जी के दौर में देखने को मिल रहा है। मोदी जी अपनी पार्टी को भी एक साथ लेके नहीं चल रहे हैं, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी किसी फ़िरक़े के खिलाफ बोल देता है। तो मैं समझता हूँ ये खूबी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, हर जगह उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी, हर जगह उनकी इज्जत थी। और मैं एक बात और बता दूं, बड़ी अजीब सी आपको लगेगी कि 1977 की बात कर रहा हूं, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे जी, पाकिस्तान की एम्बेसी में कोई जाता था नई दिल्ली में और ये कहता था कि जी अटल बिहारी वाजपेयी का मैं जानकार हूं, फौरन उसे वीजा दे दिया जाता था। आज भी पाकिस्तान में अगर किसी हिंदुस्तानी लीडर की बेतहाशा इज्जत है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की है, रुतबा था वो जी। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, राजनीति के दौर की बात करें, आज की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की कितनी जरूरत महसूस की जा रही है? देखिए, अटल जी की बहुत बड़ी ताकत थी कि वो उनके अंदर बड़ी समन्वय की शक्ति थी कि अलग अलग विचारधारा के लोग उनके साथ थे, जुड़े हुए थे, लेकिन सब उनकी बात मानते थे। और ऐसा तभी होता है जब आपके अंदर जो है वही आप बाहर भी हैं। आज तक किसी ने अटल बिहारी वाजपेयी को के ऊपर इसलिए उंगली नहीं उठाई कि उन्होंने एक पैसा अपने लिए खर्च कर दिया, या कोई ऐसा केस भ्रष्टाचार का आ गया जिसमें वो लिप्त थे, या उनकी नॉलेज में आया उन्होंने उसको प्रतिरोध नहीं किया। तो जो कहते थे वो करते थे। और जनता विश्वास तभी करती है किसी के ऊपर जब जनता देखती है कि ये इंसान सच्चा इंसान है, ईमानदार आदमी है। और ये ईमानदारी भी अटल जी की बहुत बड़ी ताकत है, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी ऊंचाई तक भारत की राजनीति को पहुंचाया अपने समय में, और 24 पार्टियों को एक साथ लेकर शासन किया। और उस पीरियड में उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा ही कौन सा जादू था अटल बिहारी वाजपेयी में कि विपक्षी भी उनको सुनना चाहते थे जब वो बोलते थे? लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, विपक्षी तो सुनना ही नहीं चाहते। कितनी भी अच्छी कोई बात कह दे सरकार, उनको हर बात पर कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना है, कमी निकालनी है। लेकिन उस समय राजनीति से परे हटकर आते थे, सुनते थे, मतलब बहुत एक अपनापन सा था, राजनीति भी होती थी और अपनापन सा भी था, इसमें कोई शक नहीं। ये देखिए, उनका जो अनुभव 50 साल का पार्लियामेंट में काम करने का था, उन्होंने देश के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था, उनके पीरियड में पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। और उन्होंने देखा था कि जो हमारी डेमोक्रेसी है वो किस तरह से इवाल्व हुई है, कैसे हमारे यहाँ विभिन्न जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका वर्क कैसे चल रहा है, और कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पर हमारी शक्ति और ताकत है, और कहाँ जो कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। जैसे एक भाषा का ही प्रश्न था, उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न था। और आपको पता है कि साउथ इंडिया में बहुत ज़बरदस्त विरोध हिंदी का था काफ़ी दिनों से। लेकिन देखिए, उनके समय में आकर ये विरोध धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और जिस तरह की उन्होंने भाषा में एक समन्वय नीति बनाई कि चाहे वो दक्षिण भारतीय लोग कहीं हो, और उसके बावजूद उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति इतना बड़ा काम किया कि यूनाइटेड नेशंस में जाके हिंदी में भाषण दिया और सारी जनता को प्रभावित किया। और देखिए, उस समय इसका कहीं भी कोई विरोध नहीं हुआ साउथ में, या कहीं भी देश के किसी हिस्से में किसी ने नहीं कहा कि आप हिंदी में क्यों बोल के आए, क्योंकि ये देश के सम्मान की बात है कि हम देश की भाषा में दूसरों से संवाद कर रहे हैं। एक राष्ट्रीय, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सम्मान दे रहे हैं अपनी भाषा को, और इस तरह से उन्होंने सभी भाषाओं को सम्मान दिया। तो जो 3 भाषा का फार्मूला बहुत दिनों से यहाँ चला आ रहा है, लेकिन वो कार्यान्वित ठीक से नहीं हो रहा था भाषा में।
दूसरी बात आप देखिए कि उनका जो आर्थिक दृष्टिकोण था वो बड़ा दूरदर्शी था। देखिए, देश को आर्थिक रूप से विकसित करने के लिए दो बड़ी चीज़ें इस युग में आवश्यक हैं। एक तो जो परिवहन की व्यवस्था हो और दूसरी संवहन की व्यवस्था, यानी ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि जिस तरह से यूरोप में, अमेरिका में 8-8 लेन की, 6-6 लेन की सड़कें हैं और पूरे देश को सड़कों के नेटवर्क से जोड़ा गया है, वो ये काम पहली बार उन्होंने किया। और जो उनकी चतुर्भुज योजना थी कि बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली, मद्रास, इन चारों शहरों को सीमेंटेड और 8 लेन के सड़कों से जोड़ दिया जाए। फिर इसके बाद कई ऐसे काम थे, चाहे शिमला समझौता रहा हो या फिर संबोधन रहा हो हिंदी में, या फिर सड़कों को जोड़ना रहा हो, तमाम ऐसे काम है जो आज हर कोई याद करता है, यादगार बनकर ये रह गए हैं सारे काम। और दूसरी बात देखिए, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया। ये ठीक है कि उसमें बाधाएं आई और बाद में बहुत सी परेशानियां भी हो गई, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान से, अब दिल्ली से लाहौर तक की बस यात्रा शुरू कराई उन्होंने। मुशर्रफ साहब को दिल्ली इनवाइट किया, कश्मीर के मामले पर भी बात किया, और ऐसा लग रहा था कि शायद उस वक्त ये बात कुछ हो भी जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से ये बात बन नहीं पाई उस समय। लेकिन जो संभावना उस समय थी और जिस ढंग से बातचीत, वार्तालाप चल रही थी मुशर्रफ से, बहुत आशा देश को बनी थी और पूरी दुनिया को बनी थी कि शायद भारत पाकिस्तान धीरे धीरे एक रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन कुछ वजहों से नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने कम से कम एक बड़ा ईमानदार प्रयत्न किया और उसका बड़ा अच्छा परिणाम था। जैसे फिरोज साहब ने अभी ठीक कहा कि उनका नाम पूरे पाकिस्तान में बड़े आदर से, बड़े इज्जत से लिया जाता है, तो इसलिए कि बड़ी ईमानदारी से उन्होंने प्रयत्न किया कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आ जाएं। और इसमें अगर उस वक्त मुशर्रफ के बातचीत में अगर कोई बात बन जाती तो मेरा ख्याल है भारत कुछ लेन देन में भी एक एग्जांपल तो उन्होंने पेश किया है कि अगर कुछ करना है तो नियत और इरादे साफ होने चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने बात निकाली है प्रोफेसर साहब ने। तो ललन जी, जब लाहौर बस का आपने जिक्र किया, लाहौर बस जब लेके गए थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो वहां पे उनको कई जगह जाना था। एयरलिफ्ट करके उनको हेलीकॉप्टर में वहां गालिबन एचिसन कॉलेज में उतरे। उसके बाद एक जो पाकिस्तान की सरकार थी उन्हें निशाने पाकिस्तान पे ले जाना चाहती थी। भारत सरकार पूरा एंटुराज चलता है, जो आईएएस ऑफिसर थे उनका मैसेज ये था आईएफएस ऑफिसर्स का, सब जगह जाएंगे आप निशाने पाकिस्तान पे नहीं जाएंगे। उसका वहां पे जाने का मतलब है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। वाजपेयी जी के नजदीक ये बात ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत सख्ती से उन आईएफएस ऑफिसर्स को मना किया। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि मैं वहां पे जाऊंगा और थोड़ी देर जो फंक्शन ये लोग करना चाहते हैं हमारे रिगार्ड में, तो उन्होंने सबकी बात को टाल के हटा के एक वो मजबूत प्राइम मिनिस्टर थे, जिस बात को सही समझते थे वो करते थे। तो इसी वजह से उनकी दुनिया में, पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। लर्नेड आदमी थे, पढ़े लिखे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़ा उनका वजन था। वही हो, इरादे बुलंद और नियत साफ हो, ईमानदारी हो, तो कोई काम इतना कठिन भी नहीं हो जाता। नहीं, इरादे बुलंद की बात जैसे आपने कही, अब पोखरान में जब उन्होंने टेस्ट किया, सारी दुनिया में विरोध हुआ, भारत के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए गए, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका उद्देश्य तो ये था कि हम भी एक पावरफुल नेशन है दुनिया के अंदर, और दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करे। जया शरण जी, राजनीति के दौर की बात चल रही है कि एक समय तब था, एक समय अब है। जरूरत की बात कर रहे हैं कि अटल बिहारी जैसे नेता, शख्सियत, उनकी कितनी जरूरत है आज के समय में? देखिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्राइम मिनिस्टर या ऐसे सिंपल एमपी, आप तब का भाषण उठा के देख लीजिए और आज की भाषण तो हम रोज ही टीवी पे देख रहे हैं, लोकसभा कैसे चलता है, राज्यसभा में क्या लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं और किस स्टाइल के शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो उन्होंने कटाक्ष, ऐसा नहीं कि उन्होंने कटाक्ष नहीं किया है, लेकिन उसकी शब्दावली होती थी, एक स्टैंडर्ड होता था। वो सब चीजें अब भूल जाइए, वो नहीं आने वाला, दैट एरा इज गॉन। मुझे नहीं लगता कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर इतने अच्छे नहीं होते तो ये तो आज हम 60 साल बाद बात कर रहे हैं। 60 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी तारीफ की थी ऐसे यंग पार्लियामेंटेरियन। तो उस चीज का कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे अपने पॉलिटिकल कैरियर में, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने शब्दों का एक 1962 में नेहरू जी ने तारीफ की थी, उन्होंने कहा था कि आगे जाकर ये प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे देश। नहीं तो कुछ तो देखा होगा तभी तो बताया। और मैं ये कह रहा था कि जो उनकी शब्दावली थी या उनका जो व्यंग करने का या कटाक्ष करने की जो एक लैंग्वेज थी, वो इतनी फुहर नहीं थी जो लोग आज यूज करते हैं। आज तो मैं दंग रह जाता हूँ पार्लियामेंट में, कभी कभी सुनता हूँ तो कि ये क्या भाषा का प्रयोग हो रहा है। बिल्कुल। विनेश, अगले आप सवाल पूछे उससे पहले एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ इसमें, जो आपने सवाल उठाया कि उनकी आलोचना कोई क्यों नहीं कर रहा है।
देखिए, आज जो राजनीति हम देख रहे हैं उसमें एक अहंकार है। बिल्कुल। अहंकार बोली में है, अहंकार बॉडी लैंग्वेज में है। और आप देखिए, अटल जी की ना बोली से अहंकार लगता था, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से अहंकार लगता था। उनके बोली से अगर विरोध भी वो किसी का करते थे तो भी उन शालीन शब्दों में और उस तरह करते थे जैसा कोई, मैं तो छोटा बहुत हूं इसलिए मैं कहूंगा कि जैसे कोई घर का बड़ा बुजुर्ग बोल रहा, इतने अच्छे तरह से वो बोलते थे। और सबसे बड़ी खूबी सुनते सबकी थी, बात सबसे करते थे, सहज थे, उपलब्ध थे। ये अहंकार की जो राजनीति शुरू हुई है कि मैं और सिर्फ मैं, अटल जी इससे दूर थे। और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने विचारधारा को लेकर कभी सत्ता की राजनीति के पीछे नहीं भागे। वो ऐसा नहीं था वो नहीं बन सकते थे, वो कर सकते थे सत्ता की राजनीति। कहते थे उनके विरोधी कि अटल जी तो अच्छे आदमी हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। लेकिन अटल जी ने कभी अपने विचारों को नहीं छोड़ा। और यही वजह थी कि अटल जी का कद अपनी पार्टी में तो बड़ा था ही, अपने विरोधियों के बीच भी सम्मान के साथ था। इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है कि संघ के स्वयंसेवक होने के बावजूद भी धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी चेहरा रहे वाजपेयी की लोकप्रियता बतौर राजनेता तमाम दलगत सीमाओं से ऊपर रही थी। उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा। मनोज जी, आज क्यों नजर नहीं आ रही है वो चीजें? देखिए, संघ का स्वयंसेवक होना कोई अपराध तो है नहीं। संघ एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी राष्ट्रीय संगठन है। इसका कोई भी सदस्य हो सकता है, सदस्य तो उसमें नहीं होता, कोई भी उनके विचारों को मान सकता है। अटल जी भी उससे निकले और उन्होंने कभी उसे अस्वीकार नहीं किया। अटल जी अगर ये कहते थे मेरा तन हिंदू मेरा मन हिंदू, तो कभी उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करा कि मुस्लिम भाइयों को बुरा लगे। इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुस्लिम भाइयों में भी वो ही रहे। देखिए, ये गंगा जमनी जो तहजीब है, इसमें राष्ट्रवाद की बात भी होगी, इसमें हिंदुत्व की बात भी होगी, इसमें इस्लाम की बात भी होगी। और जो इसके मर्यादा को समझेगा और दोनों को साथ लेके चलेगा वही महान बनेगा, वही सबको साथ लेके चल सकता है। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की खूबी थी कि वो अगर हिंदुत्व की बात करते थे तो मुस्लिम भाइयों की भी आस्था का, उनके धर्म का भी पूरा सम्मान करते थे। इसलिए उन्हें दोनों सब जगह उन्हें सम्मान मिलता था। आज हमें लगता है कुछ लोगों में जो बात मैंने कहा कि अहंकार, अगर ये अहंकार मेरे अंदर है कि मैं ही जिता के लाया हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे ही संगठन है, तो फिर ऐसे लोग सत्ता में कुछ बन तो सकते हैं एक बार दो बार, लेकिन सम्मान शायद पाना अटल जी जैसा मुश्किल होगा। बिल्कुल फिरोज साहब, ये सवाल मैंने इसलिए उठाया कि अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता, वो शख्सियत, चाहे कहीं पर भी जुड़े हों, कहीं पर भी उनका लालल पालल हुआ हो, शिक्षा कहीं पर भी हुई हो, लेकिन उन्होंने धर्मनिरपेक्षता उदारवादिता नहीं छोड़ी। आज की राजनीति में आपको कोई नेता ऐसा नजर आता है? नहीं, मैं मनोज जी की बात का पूरी तरह से मैं समर्थन करता हूं कि जो इन्होंने एक दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, गंगा जमनी तहजीब, उसके तो विचारधारा को थे ही। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि जो हमारी साझा विरासत है और जो हमारी मिली जुली तहजीब और संस्कृति है, मैं समझता हूं कि उसके प्रतीक भी रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और यही वजह है कि उनका आज भी इतना सम्मान है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस में भी अगर किसी नेता की बहुत ज़्यादा इज्जत थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। और लेकिन वो जो एक टोन और टेन्योर था, अभी बात आई कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाती है पार्लियामेंट में और किस तरह का कटाक्ष किया जाता है, लो लेवल का कटाक्ष, नीचे गिर के लोग बात करते हैं। चूँकि देखिए, कटाक्ष वो भी करते थे, बिल्कुल सही बात कही गई अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन उसका एक लेवल होता था और वो बात किसी को खलती नहीं थी। चूँकि वो, मैं समझता हूँ कि वो एडिटर भी रह चुके थे, रिपोर्टिंग भी उन्होंने की थी, आर्टिकल भी उन्होंने लिखे हैं और और पोएट भी वो थे। तो सब चीज़ों का जो सम्मिश्रण उनके अंदर हुआ, तो एक इंसानियत का जो उनके अंदर जो एहसास जो उनके अंदर चले, मैं समझता हूँ कि उसको उन्होंने जो राजनीति की जो सही दिशा देनी चाहिए थी उन्होंने दी। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि राजनीति को धर्म से अगर हम जोड़ें और सही तरीके से जोड़ें तो राजनेता अच्छे और बढ़िया इंसान हो सकते हैं। उससे किसी तरह का वो भेदभाव भी नहीं करेंगे, किसी की जो अंदर के सोचने की जो भावनाएं हैं वो भी आहत नहीं होंगी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इस तरह की राजनीति करी, किसी को आहत नहीं किया, किसी के दिल को ठेस नहीं लगाई, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई। लेकिन जिस तरह की राजनीति हम आज देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस करें, चाहे वो यूपी में मुलायम सिंह यादव जी करें,
या उनके कुछ मिनिस्टर करें या भाजपा के कुछ लोग करें, कोई स्वामिनी बहन करें या कोई साधु भाई करें, मैं समझता हूँ ये लोग अटल बिहारी वाजपेयी के रास्ते से भटक गए हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद जी, आज कोई नेता आपको नजर आता है ऐसा जिसमें थोड़ी सी भी छवि हो धर्मनिरपेक्षता और उदारवादिता की? अगर देश की राजनीति को पिछले 50 साल से आप देखें तो ऐसे दौर आते रहते हैं कि किसी वक्त पार्लियामेंट का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही ब्राइट होता था और किसी वक्त बहुत लो हो जाता था। एक टाइड है जो लहर की तरह है। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले जो पार्लियामेंट का एक फॉर्मेशन हुआ था उसमें बहुत सारे अपराधी आ गए थे, बहुत बड़ी तादाद में। अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति समय समय पर बदलती रहती है वो आज भी बदल रही है। और मैं ये नहीं मानता कि जो समय अटल बिहारी जी के सामने थे या जैसे उन्होंने किया नेतृत्व तो शायद आगे कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये तो समय बदलाया गया कि इसके बाद भी कोई और बड़ा नेता हो सकता है, कोई और भी उनसे महान हो सकता है। ये कोई चीज़ सीमित नहीं होती इस संसार में कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया तो उससे बड़ा कोई पैदा ही नहीं होगा। बाकी मैं इस मामले में बड़ा आशावादी रहा हूँ हमेशा कि चीज़ें बदलती हैं और कई बार चीज़ें गिर कर तब आगे उठती हैं। जब एक बार गड्ढे में हम गिरते हैं तो इसके बाद हमको लगता है कि हम अपनी गलती से गड्ढे में आ गए और इसमें कैसे हम सीढ़ी बनाएं और कैसे ऊपर लगे। तो ये कुछ भारतीय राजनीति में भी ऐसा होता रहा है। और आपने देखिए कई बार कोलिशन गवर्नमेंट्स आए, कई बार माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स आई। ये काफी नेता हैं आज के समय में जो उनके सिद्धांतों को जानते हैं, उनको फॉलो करते आए हैं, उनको अच्छी तरह मानते, रिस्पेक्ट करते हैं उनके सिद्धांतों की, लेकिन आज झलक क्यों नजर नहीं आती? हाँ, नेता तो हैं जो उनके सिद्धांतों को मानते हैं और उनके, लेकिन यह है कि वो उसको अपने व्यवहार में नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं। और उन्होंने जो उनका आदर्श, वाजपेयी जी का आदर्श है, उस आदर्श पर शायद नहीं चल रहे हैं। इसलिए स्थिति आ गई कि हम ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में इस तरह से शब्दावली, ऐसी शब्दावली इस्तेमाल होती है। तो ये बात तो ठीक है कि जो इस समय हमारी परिस्थिति है उसमें हमारे नेताओं में वो उस तरह की शिक्षा नहीं है या उस तरह की भावना नहीं है या देश के प्रति वो रुझान नहीं है या देश के प्रति वो समर्पण नहीं है जो वाजपेयी जी के अंदर था। तो इसकी तो बहुत बड़ी आवश्यकता है कि नेता इस तरह से व्यवहार करें अपना और अब जो उदाहरण प्रस्तुत करें कि जनता उनके ऊपर विश्वास कर सके। अब जैसे केजरीवाल की बात कही गई तो हर बात में वो पलटते जाते रहे। इसमें तो जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल है। तो जमीन यहाँ पर तुलना करना बिल्कुल। तो अगर इस तरह से नेता होंगे कि जो आज कोई बात कहते हैं कल कोई बात कहते हैं, आज कुछ करने को कहते हैं कल कुछ और कर देते हैं, तो उसका जनता के मनस्तल्य पर तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अगर समझा जाए अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि अरविंद जी की और तुलना करना वाजपेयी जी से, वाजपेयी जी की बहुत बड़ी बेइज्जती है। तुलना करने का कोई मतलब नहीं। सवाल इस बात का उठा था कि जो आज राजनीतिक स्थिति देश की है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो तो एग्जाम्पल के रूप में दिया कि जो आज देश की राजनीतिक स्थिति है उसमें देखिए ये हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। अगर उनके अंदर भी ऐसी भावना होती जैसे वाजपेयी जी के अंदर है और जिस तरह से वाजपेयी जी ने जो उनके मन की बात होती थी और जिस तरह वो प्रकट करते थे और उसको भी करते थे, कार्यान्वित करते थे, तो उन्होंने जनता के साथ कभी धोखा देने की कोशिश नहीं किया, बातों से मुकरे नहीं करते। जी, अपनी बातों से नहीं मुकरे। आजकल तो स्थिति क्या है कि नेता वादे कुछ और करते हैं जनता से और काम कुछ और किया जाता है। असल में वादों के हिसाब से कभी काम हुआ ही नहीं। और दूसरी बात यह भी कि सत्ता के लोभ में आजकल के नेता कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनके लिए शोभा नहीं देता। बिल्कुल। अब देखिए अभी जो हमारे पिछले प्रधानमंत्री थे, अब उनके अंडर जो मंत्रालय थे उसमें कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। हालांकि व्यक्तिगत रूप से बड़े ईमानदार समझे जाते थे और ईमानदार हैं भी, लेकिन अब उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। और अगर देश को इतना बड़ा नुकसान हो गया उनकी वजह से तो जिम्मेदारी तो जनता उनके ऊपर थोपेगी, उनको जनता तो उस निगाह से कहा भी जाता है कि अगर कोई ईमानदार व्यक्ति है तो शायद ही वो कभी अपनी ईमानदारी के साथ समझौता करे किसी भी रूप में। बिल्कुल। जया शरण जी, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी, उनमें एक धर्मनिरपेक्षता दिखती थी, उदारवादिता दिखती थी, आज के दौर में कुछ ऐसा नजर आता है आपको क्या? नहीं, मैं इतना बड़ा भी आशावादी नहीं हूं कि मैं कहूंगा कि हाँ मुझे फलाने नेता में दिख रहा है या मैंने आपको पहले भी कहा कि वो एरा खत्म हो गया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी इवन एज ऑपोजिशन, लीव अलोन प्राइम मिनिस्टर, एज ए ऑपोजिशन लीडर, या कई बार मुझे याद है मैं भी पार्लियामेंट कवर किया हूं,
कई बार पार्लियामेंट सेंट्रल लाइब्रेरी में मिलते थे, उनसे बात कीजिए तो वो सब चीजें याद आती है, वो शब्द याद आते हैं, तो लगता है कहाँ गए, क्या वैक्यूम क्रिएट हो गया इस देश में। उसी बैकग्राउंड से आए हुए नेता भी उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लीव अलोन बाकी लोग जो उस बैकग्राउंड से जिस तरह उनकी ग्राइंडिंग हुई थी उस तरह से जो ग्राइंड होके आ रहे हैं, बिल्कुल यही सवाल नेताओं में ये भी नहीं है। देखिए वो इसलिए नहीं है कि अब सब्र नहीं है। मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, भले मेरे सिद्धांत भाड़ में जाएं, भले मेरी विचारधारा पीछे छूट जाए, भले मेरे लोग पीछे छूट जाएं, भले किसको सूली पे चढ़ाना पड़े, बस मुझे पद मिल जाए। अटल जी ने कितने साल पेशेंस रखा, बिल्कुल कितने साल पेशेंस रखा उन्होंने, तब जाके वो प्रधानमंत्री बने। और वो क्या एक वोट नहीं खरीद सकते थे उस समय? उन्होंने तो कहा मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, गिरती है गिरे। लेकिन एक ने क्या करा, आज के नेता ने तुलना इसलिए की जा रही है, उसने कहा कांग्रेस समर्थन दे रही, उसने दे दो, लाओ मुख्यमंत्री तो बन गया मैं। तो ये अंतर है, वो सिद्धांत से ऐसे पलटी मार रहे हैं कि कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहने लगते हैं। तो ये अंतर हमें दिखाई दे रहा है। नहीं, अटल बिहारी जी की इतनी अचीवमेंट्स थी कि जब 1977 में वो फॉरेन मिनिस्टर बने थे तो, और मोरारजी देसाई जो थे वो प्रधानमंत्री बने थे, तो अगर ये रोल्स स्विच हो जाते, यानी अटल जी बन जाते प्रधानमंत्री और मोरारजी उनकी जगह पे आते, तो भी कोई, मैं समझता हूँ बहुत ही एक जस्टिफाइड ये बात होती। तो उनकी अपनी, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे मैंने पहले भी ये बात एक चैनल पे कही थी कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, अगर मैं सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करता हूं तो अटल बिहारी वाजपेयी की करता हूं, क्योंकि वो वाकई में एक ऐसे आदमी थे, सबको साथ लेके चलते थे, किसी के दिल को जर्ब या ठेस नहीं पहुंचाते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। मतलब उनके 5 साल इतने आराम से गुजरे कि लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ की थी। नहीं, इसमें एक बात और है, देखिए आप उस दौर की जो शेर भाई ने बात कही, वो दौर वास्तव में खत्म हो चुका है। अगर इंदिरा गांधी भी थी उस समय उनके इसमें, और अगर उन्हें कुछ राष्ट्र हित में फैसले लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़कर खुले मन से उनकी प्रशंसा की। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए कुछ अयोध्या में ऐसा हुआ जो संविधान और मर्यादा के अनुरूप नहीं था, तो अटल जी ने उसकी आलोचना करने में भी देर नहीं लगाई। उनका मत था अयोध्या में मंदिर बने, लेकिन उनका कुछ और अपना सोच थी कि किस तरह से वो काम। मनोज भाई, उन्होंने गुजरात के जब ये वाकया हुआ था तो उन्होंने मोदी जी को भी कहा था कि आप राष्ट्र धर्म निभाएं, और राष्ट्र धर्म का मतलब है 125 करोड़ 125 करोड़ लोगों को साथ में लेकर चलना। तभी ये सवाल उठ रहा है कि जो लोग उनसे जुड़े रहे, जो उनसे काफी प्रशंसा करते थे उस समय, और एक जो उनकी राह थी, उनके सिद्धांत थे, तब चाहते थे, एक उमंग थी, एक तरंग थी जो उनको सुनना चाहते थे, चलना चाहते थे, लेकिन आज वो खत्म क्यों हो गया है? सवाल ये उठ रहा है, क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं वो लोग जो उनसे जुड़े रहे? आखिर क्या अपने आप को साबित करने की कोशिश की जा रही है? क्या एक राजनीति की अलग राह पर चलने की कोशिश की जा रही है हटकर, ताकि हमारा भी नाम हो सके? आ रही हूँ आपके पास, जय शरण जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं वही जो बख्श साहब कह रहे थे उसी पे आ रहा था कि कई बार मैंने खुद देखा है। एक बार तो मुझे याद है 89 में, तब स्टूडेंट हुआ करता था और मैं पार्लियामेंट उस समय विजिटर्स जाने में इतनी दिक्कत नहीं होती थी, तो हम लोग गए हुए थे और लिटरली में माधवराव सिंधिया ने वाजपेयी जी का पैर छुआ, और जिस तरह वाजपेयी जी ने उनको पकड़ा था मुझे आज भी याद है। सेंट्रल हॉल में हम लोग थे और लगा ही नहीं कि अरे अब ये 2 लाख 2.5 लाख से इनको हराया है और इन लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है। तो ये सब चीजें ये पुराने नेताओं में थी, ये इस पूरे एंटायर जो नया युग के जो नेता हैं इनमें नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इनको उस तरह तरासा भी गया है जो अटल बिहारी वाजपेयी में था। तो किसी से भी कोई भी संवाद कर सकते थे, आप किसी टॉपिक पे उनसे बात कर सकते थे। अगर आप याद कीजिए तो आप चाहे सोशियोलॉजी की बात कीजिए, चाहे साइकोलॉजी की बात कीजिए, चाहे पॉलिटिक्स की बात कीजिए, वो हर टॉपिक पे बात कर सकते थे। ऐसा आज कौन सा नेता मुझे बता दीजिए। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, मनोज जी ने जिस तरीके से सवाल उठाया, सब्र की बात कही कि आज के नेताओं में सब्र नहीं है, तभी ये हालात बने, कितना इत्तेफाक बनते हैं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आज लोग रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, और ये बात सिर्फ नेताओं पर नहीं लागू होती, ये आप पूरे देश में इस चीज़ को देख सकते हैं कि लोग चाहते हैं बहुत जल्दी धनी हो जाएं, बहुत पैसा जल्दी से आ जाए और हम भी लग्जूरियस लाइफ लीड करें। एक ये टेंडेंसी जो एक कंज्यूमरिज्म और इस तरह से जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो पहले जो सब्र था कि बरसों आदमी परिश्रम करता था, इसके बाद कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट उसको आती थी तो उसको एंजॉय करता था, आज कोई करना नहीं चाहता। और यही बात धीरे धीरे नेताओं में भी आ गई है
कि वो सोचते हैं कि इमीडिएट हमको रिकॉग्निशन मिल जाए, इमीडिएट हम इतने पॉपुलर हो जाए, इमीडिएट हम सबको सब चलिए कुछ मिल जाए। ठीक है, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 27 मार्च ऐतिहासिक दिन, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलने जा रहा है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल पर।